ब्रिटिश भारत का वो दौर था। गांधी की आंधी चल रही थी। 4 सितंबर 1920 गांधी जी ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए देशवासियों से आह्वान किया। बहुत सारे भारतवासी इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। इस आंदोलन में 16 साल का एक छात्र जो अपनी पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के आंदोलन में जुड़ गया। उसका यह आंदोलन में जुड़ने का निर्णय उसके परिवार के लोग भी बदल नहीं सके, क्योंकि ये लड़का अपने निर्णय में बहुत ही पक्का था। और फिर उसके सभी करीबी लोग अच्छी तरह जानते थे कि यह लड़का अपना निर्णय कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि बाहर से कोमल दिखने वाला यह लड़का अंदर से चट्टान की तरह मजबूत था। अंग्रेज सरकार ने इस लड़के को आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया, मगर लड़का नाबालिग होने की वजह से अंग्रेज सरकार को उसे छोड़ना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, यह बहादुर लड़का आने वाले भविष्य में स्वतंत्र भारत का एक महान प्रधानमंत्री बनने वाला था। यह लड़का लाल बहादुर शास्त्री था। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंद स्काई में और मैं हूं पिनाकिन पटेल। आज के विषय में बात करेंगे भारत के वीर सपूत और महानायक लाल बहादुर शास्त्री की। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों में कई सारे गुण, कई सारे लक्षण एक समान पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी और ध्यान खींचने वाली बात यह है कि दोनों की जन्म तारीख 2 अक्टूबर है। और हाँ, सच्चे अर्थ में 11 साल की आयु से ही शास्त्री जी गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में ब्रिटिश इंडिया के यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध, हाल के उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय, जो हाल में पंडित दीनदयाल नगर है, उसी में हुआ था। पिताजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव शिक्षक थे। बाद में उन्होंने भारत सरकार के राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्क के पद पर भी कार्य किया। जब शास्त्री जी केवल 1.5 साल के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माताजी दुल्हारी देवी अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिताजी मुंशी हजारीलाल के घर जाकर बस गई। 4 साल की उम्र में शास्त्री जी की स्कूली शिक्षा ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज मुगल सराय से शुरू हुई। यहाँ 6ठी कक्षा तक की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद उन्हें अपने चाचा के पास वाराणसी भेज दिया गया, जहाँ हरिश्चंद्र हाई स्कूल से उनकी आगे की पढ़ाई शुरू हुई। घर में सब लोग उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। विद्यालय जाने के लिए कई मील दूरी नंगे पांव चलना पड़ता था। कई बार पैसों की कमी की वजह से नाव में बैठने के बजाय गंगा जी में तैर कर उस पार विद्यालय में जाना पड़ता था। उनकी स्कूली शिक्षा गरीबी के मार के बीच गुजरी, मगर उसके बावजूद भी उनका बचपन खुशहाल था। फिर उच्च शिक्षा हेतु लाल बहादुर का दाखिला वाराणसी के काशी विद्यापीठ में हुआ। यह विद्यापीठ ब्रिटिश शासन की अवज्ञा में स्थापित की गई राष्ट्रीय संस्थानों में से एक थी। इसी विद्यापीठ से स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सन 1926 में उन्हें शास्त्री की उपाधि से नवाजा गया। इस उपाधि से प्राप्त शास्त्री नाम हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गया। यहीं काशी विद्यापीठ में पढ़ते पढ़ते शास्त्री जी कई महान विद्वानों एवं देश के राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए। 16 मई 1928 शास्त्री जी की शादी हुई। उनकी पत्नी ललिता देवी उनके शहर के पास के मिर्जापुर गांव की रहने वाली थी। शादी परंपरा से हुई तो शास्त्री जी को दहेज तो लेना था। उन्होंने दहेज में
एक चरखा और कुछ मीटर हाथ से बुना हुआ कपड़ा अपने ससुराल से लिया। सुखी सांसारिक जीवन में उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। परिवार भी शास्त्री जी की तरह उसूलों का पक्का और पूर्ण रूप से देशभक्त था, आज भी है। सन 1930 में फिर महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। इस यात्रा ने पूरे देश में क्रांति का संदेश दिया। लाल बहादुर शास्त्री अपनी पूरी राष्ट्रभक्ति के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में जुड़ गए। इस दौर में उन्होंने कई क्रांतिकारी अभियानों का नेतृत्व किया और कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेलों में रहे। आज़ादी के इस संघर्ष ने उन्हें पूर्ण रूप से परिपक्व बना दिया था। अब वो विदेशी गुलामी से आज़ादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे थे। कई संघर्षों और बलिदानों के बाद सन 1947 की 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ। देश को मिली आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आई। उससे पहले ही राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी लोग शास्त्री जी के महत्व को समझ चुके थे। उनकी विनम्रता, शालीनता और दृढ़ मनोबल सभी पर प्रभाव छोड़ते थे। 1946 को जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो इस छोटे से 5 फुट 2 इंच के कद वाले इंसान को देश के शासन में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। कड़ी मेहनत करने की उनकी क्षमता एवं कार्यदक्षता उत्तर प्रदेश के लोगों में लोकोक्ति बन गई। फिर सन 1951 में शास्त्री जी नई दिल्ली आ गए और नेहरू सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई विभागों का प्रभार संभाला। रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री तथा नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री भी वो रहे। उनकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। तभी सन 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में रेल दुर्घटना हो गई। इस रेल दुर्घटना जिसमें करीब 150 लोग मारे गए थे, उसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए शास्त्री जी ने रेल मंत्री से फौरन इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री समेत पूरे देश एवं भारतीय संसद ने उनकी इस अद्भुत पहल की जमकर सराहना की थी। इस रेल दुर्घटना पर लंबी बहस का जवाब देते हुए शास्त्री जी ने कहा था, शायद मेरे लंबाई में छोटे होने एवं नम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हो पा रहा हूँ। यद्यपि शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर भी नहीं हूँ। अपने मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी शास्त्री जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े मामलों को संभालते रहे एवं उसमें अपना पूर्ण योगदान देते रहे। 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में पार्टी की निर्णायक एवं जबरदस्त सफलता में उनकी सांगठनिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। शास्त्री जी सामान्य जन समुदाय के बीच एक ऐसा व्यक्तित्व बन के उभरे जो लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझता हो। अपने गुरु महात्मा गांधी के समान विचार रखने वाले शास्त्री जी ने एक बार कहा था, मेहनत प्रार्थना करने के समान है। कैलेंडर तारीख बदलता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब कोई तारीख कैलेंडर को ही बदल देती है। 27 मई 1964 इस तारीख ने पूरे इतिहास को बदल दिया। हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का इस दिन प्रधानमंत्री के पद पर रहते निधन हो गए। देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। नज़दीकी भूतकाल सन 1962 में चीन से युद्ध में भारत को हार मिली थी और सूखे की वजह से देश अकाल की भीषण परिस्थिति से गुजर रहा था। आर्थिक संकट अपनी आंखें दिखा रहा था।
विधिवत रूप से भारत का दूसरा प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, यह प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बड़ी चर्चा थी। उस बीच नए प्रधानमंत्री का जब तक चयन न हो जाए तब तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री गुलजारीलाल नंदा को अंतरिम या कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज नेहरू के निधन के बाद अशांत समय में पार्टी का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे थे, मगर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने खुद प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और उन्होंने कई विवादों को शमन करते हुए नेहरू की मृत्यु के सिर्फ 13 दिनों के बाद 9 जून 1964 के दिन भारत के प्रधानमंत्री पद का उत्तरदायित्व लाल बहादुर शास्त्री को सौंपा। देश का सौभाग्य खुला, असली लोकतंत्र की जीत हुई। लेकिन अब विनम्र, शालीन और 5 फुट 2 इंच का छोटा सा कद रखने वाले शास्त्री जी के लिए प्रधानमंत्री पद का यह सफर बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। नेहरू जी की प्रतिभा के बाद उनकी प्रतिभा लोगों को फीकी लगती थी। उनको लोग नेहरू की तरह सक्षम प्रधानमंत्री नहीं मानते थे। राजनीति से जुड़े लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ संबंध रखने वाले लोग या ऐसे देश, यहाँ तक कि पत्रकार समुदाय के लोग और उनके मंत्रिमंडल के लोग भी उन्हें उतना महत्व नहीं देते थे जितना कि एक प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खुद के कामराज भी यही चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के पद और प्रधानमंत्री के कार्यालय से ऊपर रहे, जिसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी से पूछे बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकते थे। लाल बहादुर शास्त्री के पास अब नेहरू जैसी राजनीतिक सत्ता, ओहदा और रुतबा नहीं रहे थे। यहाँ तक कि पंडित नेहरू जिस सरकारी निवास में रहते थे, उस 3 मूर्ति भवन में शास्त्री जी को रहने से भी रोका गया। वहाँ नेहरू स्मारक भवन बनाने की मांग उठने लगी। यह मांग करने में पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी और उनकी छोटी बहन कृष्णा हाथी सिंह प्रमुख थे। उन्होंने शास्त्री जी को चिट्ठी लिखकर यह मांग करते हुए उन्हें अपमानित भी किया। अंदरूनी इस विवाद का फायदा उठाते हुए विपक्ष ने शास्त्री सरकार पर संसद में केवल शुरुआती 3 महीने के कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव लाने का नाकामयाब प्रयास भी किया। इन बदलती हुई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बीच सन 1964-65 में भूखमरी, गरीबी, खाद्यान्न संकट के बीच देश में अनाज की कमी साफ दिखाई देने लगी थी। शास्त्री जी ने तब अपना अंदाज बदला। उन्होंने इस संकट से जूझते हुए एक कारगर नारा देश के लोगों को दिया। नारा था हफ्ते में 1 दिन उपवास का। लेकिन यह नारा देने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी ललिता देवी से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ हमारे बच्चे भूखे रह सकते हैं कि नहीं। एक शाम घर में खाना न पका, उनका पूरा परिवार बच्चों समेत भूखा रहा। जब शास्त्री जी को पूरी तरह से विश्वास पड़ा कि उनके खुद के परिवारजन भी एक टंग भूखा रह सकते हैं, तभी उन्होंने देशवासियों को हफ्ते में सोमवार के दिन 1 टंग भूखा रहकर अनाज बचाने का आह्वान किया। लोगों को किचन गार्डन बनाने की उन्होंने बात की तो लोग अपने घरों में ही अनाज सब्जी उगाने लगे। यहाँ तक कि खुद शास्त्री जी भी प्रधानमंत्री निवास के लॉन में 2 बैलों और हल से अनाज उगाया करते थे। मगर अभी भी चुनौतियां कम नहीं हुई थी और इस बीच प्रधानमंत्री शास्त्री के सामने एक और चुनौती आकर खड़ी हो गई। अप्रैल 1964 भारत में से ही अलग हुए पड़ोसी देश पाकिस्तान ने गुजरात राज्य के कच्छ के रण पर बिना किसी विवाद हमला कर दिया। पाकिस्तान की आर्मी ने भारत की इस भूमि में 7-8 माइल घुसपैठ करके कच्छ के कंजरकोट विस्तार को हथिया लिया। इस वक्त चीन से युद्ध की परिस्थिति गुजरने के महज 3 साल भी नहीं गुजरे थे।
भारतीय सेना उस हार से उभरने का मनोबल जुटा रही थी। यह बात पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान और विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो अच्छी तरह से जानते थे। और फिर नेहरू के बाद शास्त्री जी को वो बहुत कमजोर प्रधानमंत्री मानते थे। करीब एक साल के बाद सन 1965 के जून महीने में अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आगे झुककर पाकिस्तान से भारत को समझौता करना पड़ा और 75 चौरस माइल जमीन उसे देनी पड़ी। कई संकटों से गुजरते देश को शास्त्री जी पाकिस्तान के साथ युद्ध में नहीं झोंकना चाहते थे। इस युद्ध को टालने और शांति बनाए रखने के इरादे से ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ समझौता किया था। लेकिन इस घटना से प्रधानमंत्री शास्त्री को संसद के भीतर और बाहर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें संसद के अंदर उनकी आलोचना करने में पंडित नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित प्रमुख थी, जो कई देशों में भारत की राजदूत रह चुकी थी। इस बीच शांतिप्रिय शास्त्री जी 5 अगस्त 1965 आते आते अच्छी तरह से पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान और विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की युद्ध नीयत को समझ चुके थे। वो भली भांति जान चुके थे कि पाकिस्तान से युद्ध अब टालना नामुमकिन है। पाकिस्तान भारत को, भारत की सेना को और भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री को कमजोर समझने लगा था। मौके का फायदा उठाकर 1 सितंबर 1965 की सुबह ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम अंतर्गत पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के छंब में भारतीय सेना पर तोपों से हमला कर दिया। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का मुख्य उद्देश्य अखनूर विलेज ब्रिज को कैप्चर करना था, क्योंकि यही एक ब्रिज जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ता था। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर हथिया लेना चाहता था। अपना हौसला जुटा रही भारतीय थल सेना इस हमले का सामना करने में नाकामयाब हो रही थी। हवाई दल की मदद की जरूरत थी। हवाई हमले करके ही परिस्थिति को काबू में किया जा सकता था। थल सेना अध्यक्ष जनरल जे.एन. चौधरी और वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अर्जन सिंह तत्काल भारत के रक्षा मंत्री वाई चौहान के पास गए। उन्हें छंब की विषम परिस्थिति से अवगत कराया और उन्होंने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही घुसपैठ कर रही पाकिस्तानी तोपों पर वायुसेना से बमबारी करने की परवानगी दे दी। एयरफोर्स ने सन 1948 में भारत लाए गए जेट्स वैम्पायर से काफ़ी बमबारी करके पाकिस्तानी टैंकों को रोकने का प्रयास किया, मगर पाकिस्तान ने अपनी पूरी सैन्य ताकत यहाँ जम्मू के छंब विस्तार में लगा रखी थी, जो भारत की एक कमज़ोर कड़ी भी था। इस बीच जम्मू कश्मीर को बचाना अब भारत के लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा था। हालात बिगड़ रहे थे। बड़े फैसले का वक्त था। पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना आवश्यक था। सेनाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को मिलने का समय मांगा। आधी रात को आर्मी चीफ चौधरी और शास्त्री जी की मुलाकात हुई। इस बातचीत में आर्मी चीफ ने पंजाब की तरफ से दूसरी और जवाबी मोर्चा खोलकर पाकिस्तान के लाहौर की तरफ से भारतीय सेना भेजने का प्रस्ताव रखा, मगर साथ में उन्होंने यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने का जोखिम दिखाकर उसे पार करने में आशंका भी जताई। शास्त्री जी ने युद्ध की अनिवार्यता को समझते हुए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तुरंत कहा कि पाकिस्तानी घुसपैठिए जहाँ से कश्मीर में घुसे हैं वो भी तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो हम इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्यों पार नहीं कर सकते? आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कीजिए। इस तरह जहां पंजाब और राजस्थान की सरहदें पाकिस्तान से मिलती थी, वहां दोनों तरफ से युद्ध मोर्चे खोलने की शास्त्री जी ने परवानगी दे दी। फिर एक अलग इतिहास बनने वाला था। अब तक उनकी आलोचना करने वाले अच्छी तरह से समझ चुके थे कि शास्त्री जी वामन के रूप में आए विराट विष्णु थे। उनके इस फैसले ने भारत पाकिस्तान के इस युद्ध का पूरा चित्र और चरित्र बदल दिया। 7 से 20 सितंबर तक सियालकोट में भयंकर युद्ध हुआ। चारों ओर गोला बारूद के धमाके सुनाई दिए और आसमान में धूल के गोटे उड़ने लगे। दोनों देशों के लगभग 400 टैंक आग उगलने लगे।
भारतीय सेना ने अमेरिका से पाकिस्तान लाए गए कई टैंकों को मार गिराया और कई टैंकों पर अपना कब्जा कर लिया। भारतीय फौज अब पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर लाहौर के करीब तक पहुंच गई थी। कश्मीर के हाजीपीर इलाके पर भी भारत ने कब्जा पा लिया था। सियालकोट पर भी कब्जा पाने को था। भारत जीत की कगार पर था। इस परिस्थिति को देख यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस यूनो ने आखिर दखल दे ही दी। संयुक्त राष्ट्र संगठन की सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम पर प्रस्ताव पारित किया गया और 22 सितंबर को भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम का आदेश जारी कर दिया गया। राष्ट्रपति अयूब खान ने पाकिस्तान रेडियो पर युद्ध विराम की जानकारी अपने देश की आवाम को दे दी। इस तरफ भारत में भी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। 23 सितंबर 1965 सुबह के 3:30 पर भारत और पाकिस्तान का युद्ध थम गया। मानो तूफान के बाद एकदम शांति छा गई। अब शास्त्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान की 710 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारत के कब्जे में थी और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर लाहौर पर कब्जा चंद मिनटों में पाया जा सकता था। पर शास्त्री जी नहीं चाहते थे कि लाहौर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया जाए और उन्होंने उस पर कब्जा न करने का बड़ा फैसला लिया। इस विषय पर लोग उस वक्त और आज भी बड़ी बहस करते रहे हैं। एक बार शास्त्री जी का मजाक करते हुए जनरल अयूब खान ने कहा था कि हम तो बस टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे, हमें भारत में कौन रोकेगा। आज शास्त्री जी ने उसका जवाब देते हुए कहा, जनरल अयूब खान ने ऐलान किया था कि हम दिल्ली तक टहलते हुए पहुंच जाएंगे। वे बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक पैदल चलने की तकलीफ क्यों दी जाए। हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तिकबाल कर लेते हैं। अब शास्त्री जी के मनोबल का देश में सबको परिचय हो चुका था। वो जहां भी जाते उनका सम्मान पूर्वक स्वागत होता था। उन्होंने देश के सामने आई अन्न संकट की समस्या और युद्ध की परिस्थिति पर काबू पाने का श्रेय किसान और जवान को देते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया। यह नारा पूरे देश में विश्व में गूंजा। लोगों ने इस नारे को अपनी जुबान पर नहीं बल्कि अपने दिल में भी बसा लिया। शास्त्री जी देश में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के भी प्रणेता थे। सीमा पर युद्ध के विराम के बाद शास्त्री जी का ध्यान अब अपनी कैबिनेट पर गया। कई मंत्री अब भी उनसे खुश नहीं थे। वे उनकी अब भी अनदेखी कर रहे थे। उनमें इंदिरा गांधी भी शामिल थी। शास्त्री जी इस परिस्थिति को ठीक करना चाहते थे और देश के विकास में आगे बढ़ना चाहते थे। वो राजनीति में और मजबूत बनना चाहते थे। राजनीति करवट बदल ही रही थी और लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद जाना पड़ा। सितंबर में युद्ध विराम हुआ था, पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। अब भी भारत पाक की सेनाएं सरहदों पर आमने सामने खड़ी थी। सीमा पर अब भी तनाव था, गोलाबारी होती रहती थी। उस बीच तत्कालीन सोवियत रूस ने मध्यस्थता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। सोवियत रूस ने अपने उज़्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में शांति वार्ता के लिए भारत पाकिस्तान की एक बैठक 4 जनवरी 1966 को बुलाई। 4 जनवरी से 10 जनवरी दौरान सोवियत रूस के प्रधानमंत्री अलेक्सी कसिजिन की हाजिरी में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच कई मसलों पर बातचीत हुई, मगर दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर असहमति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। दोनों देशों के बीच समझौता आखिर तक अटका रहा, मगर फिर दोनों देश समझौते की तरफ आगे बढ़े। आखिरकार 10 जनवरी 1966 के दिन दोनों देशों ने ताशकंद समझौते पर दस्तखत किए। ताशकंद समझौते के कई बड़े मुद्दों में मुख्य 3 मुद्दे थे। 1. दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त होगा। 2. युद्ध के दौरान दोनों देशों ने जिस प्रदेशों पर कब्जा पाया है वहां से वापस जाएंगे। और 3.
दोनों देशों के बीच जो भी समस्याएं हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से निपटाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। पाकिस्तान इस समझौते में कश्मीर की बात पर दबाव डालना चाहता था, पर शास्त्री जी अपनी बात पर अड़े रहे। हालांकि इस समझौते में शास्त्री जी को भी एक बात खटकती थी कि पाकिस्तान से युद्ध करके भारत ने जिन्हें जीते हैं वो कश्मीर के हाजीपीर और टिथवाल इलाकों से भी भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ेगा। शास्त्री जी इस बात को लेकर परेशान थे कि भारत में इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रतिक्रिया होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं थी। वहाँ भी लोग जनरल अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो से कश्मीर के बारे में सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि उनको भी भीषण युद्ध में कई जान गंवाने पर भी कुछ नहीं मिला था। 25 जनवरी 1966 तक दोनों देशों को 5 अगस्त के पहले की मूल स्थिति में वापस जाना था। उस रात करीब 11 बजे शास्त्री जी ने भारत में अपने घर अपनी बेटी के साथ फोन पर बात की। शास्त्री जी ने अपनी बेटी कुसुम से पूछा कि समझौते के बारे में तुम्हें कैसा लगा। कुसुम ने जवाब दिया, बाबूजी हमें अच्छा नहीं लगा। शास्त्री जी ने अपनी पत्नी ललिता के बारे में पूछा तो उनकी बेटी ने बताया कि उनको भी अच्छा नहीं लगा। शास्त्री जी ने कुसुम को ललिता को फ़ोन देने को कहा, मगर बार बार कहने पर भी वो फ़ोन पर नहीं आई। दोस्तों, शास्त्री जी ही नहीं बल्कि शास्त्री जी का पूरा परिवार अपने सुख के बारे में नहीं लेकिन देश हित के बारे में सोचते थे। शास्त्री जी ने फिर अपना मन मनाकर अपने घर वालों से कहा कि वो कल भारतीय अखबार काबुल भिजवा दे ताकि वो ताशकंद समझौते के बारे में भारत के लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में जान सके, क्योंकि वो अगले दिन वहीं जाने वाले हैं। दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौते की खुशी में 10 जनवरी 1966 की उस रात ताशकंद होटल में दावत का आयोजन किया गया। दावत में शामिल होने के बाद रात करीब 10 बजे शास्त्री जी अपने होटल के कमरे में आ गए। सुबह 7 बजे उनका काफिला काबुल अफगानिस्तान के लिए रवाना होने वाला था। उनका विमान तैयार था। दावत में थोड़ा बहुत खा लेने की वजह से उन्हें ज़्यादा भूख नहीं थी। उन्होंने केवल पालक और आलू की सब्जी के साथ हल्का भोजन किया। लगता था शास्त्री जी ताशकंद समझौते की संभावित प्रतिक्रियाओं को लेकर थोड़े हैरान परेशान थे। वो होटल के कमरे में इधर उधर टहलने लगे। शास्त्री जी को पहले ही 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था, इसलिए ये बात उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। फिर शास्त्री जी के अंगत सेवक रामनाथ ने उन्हें दूध दिया, जो वो हमेशा सोने से पहले लेते थे। उसके बाद फिर से वो टहलने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। रामनाथ ने ड्रेसिंग टेबल पर रखे थर्मस से उन्हें थोड़ा पानी निकाल कर दिया। फिर शास्त्री जी ने रामनाथ को अपने कमरे में जाकर सोने को कहा, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर उन्हें काबुल जाना था। रात 1:20 पर शास्त्री जी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तत्काल डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन शास्त्री जी का देहांत हो चुका था। उस वक्त ताशकंद में रात के करीब 1:30 बजे थे और भारत में रात के 2 बजे थे। कमरे में कई लोगों के साथ रूसी प्रधानमंत्री किसिजिन खड़े थे। रात 2:30 बजे के करीब जनरल अयूब आए और उन्होंने अफसोस के साथ कहा, "Here lies a person who could have brought India and Pakistan together." यहाँ एक ऐसा आदमी लेटा हुआ है जो भारत और पाकिस्तान को साथ ला सकता था। 11 जनवरी 1966 के दिन भारत माँ का एक सपूत इस धरती से चुपचाप विदा हो गया। जब शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाने के लिए ताशकंद हवाई अड्डे पर ले जाया जा रहा था,
तो रास्ते में हर सोवियत, भारतीय और पाकिस्तानी झंडा झुका हुआ था। जब शास्त्री जी के ताबूत को कार से उतारकर विमान पर चढ़ाया जा रहा था तो उनका कंधा देने वालों में सोवियत प्रधानमंत्री अलेक्सी कसिजिन के साथ साथ कुछ दिन पहले शास्त्री जी का मजाक उड़ाने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान भी थे। शास्त्री जी के जीवनीकार और उनके सचिव रहे सीपी श्रीवास्तव लिखते हैं, मानव इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण है कि एक दिन पहले एक दूसरे के घोर दुश्मन कहे जाने वाले प्रतिद्वंदी न सिर्फ एक दूसरे के दोस्त बन गए थे बल्कि दूसरे की मौत पर अपने दुख का इजहार करते हुए उसके ताबूत को कंधा दे रहे थे। शास्त्री जी की अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत के समाचार पर पूरा भारत आहत परेशान था। हर भारतवासी का दिल उनकी मौत और मौत के कारण पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। सबके दिमाग में उनकी मौत को लेकर कई सवाल थे। शास्त्री जी की मृत्यु की वजह आज भी रहस्य के गर्भ में बंद है, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद न तो सोवियत रशिया में और न तो भारत में उनका पोस्टमार्टम हुआ था। उनके परिवार के भी कई सवाल खड़े के खड़े रह गए जो आज भी हमारे देश के सीने में कांटे की तरह चुभते हैं। खैर, अभी सत्य तो यही था कि शास्त्री जी अपने विनम्र, सरल और सादे जीवन की बिल्कुल साफ सुथरी किताब खुली छोड़कर चले गए थे। परिवार के लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए कुछ भी भौतिक संपत्ति पीछे नहीं छोड़ने वाले शास्त्री जी परिवार और देश के लिए संस्कारों और बहादुरी की विरासत छोड़ गए थे, जिसे पाकर आज भी उनका परिवार और देश गर्व महसूस करता है। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया और धन्य है वो परिवार जिसने कोई स्वार्थ के बिना हमेशा शास्त्री जी का देश हित में साथ दिया। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।